जो कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की स्टडी है। तो आज हम यही समझेंगे सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशन है। और सबसे पहले अगर इस बात को मैं बताऊं तो इस इंटरेक्शन के बारे में बहुत सिंपल, बहुत आराम से आप समझते चलिएगा मेरे साथ कि यहां कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो ऑर्गेनिज्म वो जहां कहीं भी रहता है, जिस किसी भी एनवायरनमेंट में रहेगा, जिस किसी भी हैबिटेट में वो रह रहा है, और वो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले इन्हीं इंटरेक्शन की स्टडी को, जो भी इंटरेक्शंस ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच हैं, उन्हीं इंटरेक्शन की स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो जिस किसी भी एरिया में रह रहा है, बच्चे ये प्लांट भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल भी हो सकता है, और ये ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रोब भी हो सकता है। ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है। ये जहां कहीं भी रह रहा है वहां अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है, और उन्हीं इंटरेक्शंस की स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। अब आप कहेंगे कि सर, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसे हम यहां स्टडी करेंगे, जो इंटरेक्शन हो रहा है? अरे, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच क्या इंटरेक्शन है, इस बात को हम समझें तो सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट टर्म समझनी पड़ेगी। जब हम एनवायरनमेंट समझ में आएगा तो उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन भी हम समझ जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर, जो हमारी सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी लिविंग, नॉन लिविंग है, वो सब हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो यहां पर आज हम लिविंग्स को बायोटिक के नाम से पुकारेंगे, हम यहां नॉन लिविंग्स को एबायोटिक के नाम से पुकारेंगे, और बायोटिक और एबायोटिक मिलकर एनवायरनमेंट बना रहा है। यहां बायोटिक के अंदर जब लिविंग आ रहे हैं तो लिविंग में प्लांट भी तो होगा, एनिमल भी होगा, माइक्रोब भी होगा। जैसे ही मैंने यहां पर प्लांट, एनिमल और माइक्रोब लिखा, वैसे ही आप बच्चों के मन में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म भी इसी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अरे, वो भी तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब में से कोई एक है, वो भी एनवायरनमेंट के बीच में ही रह रहा है। यहां एबायोटिक का मीनिंग नॉन लिविंग से है, और नॉन लिविंग के लिए यहां पर लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, उस एरिया में वाटर है, एयर है। अरे, ये सब वहां नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक, और ये सब लिविंग मतलब कि बायोटिक, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एनवायरनमेंट बना रहे हैं। एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर बना है, और ऑर्गेनिज्म भी उसी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि वो भी तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब में से कोई एक है। तो वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक, दूसरे एबायोटिक के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करेगा। इंटरेक्शन क्या होंगे, उन्हीं की स्टडी को आप इकोलॉजी कहेंगे। फिर बेटा आप कहेंगे कि सर ठीक है, एनवायरनमेंट भी हमें समझ में आया कि जो कुछ हमारी सराउंडिंग में है, मतलब ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब मिलकर उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये भी बात समझ में आ गई हमें, लेकिन अभी भी हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि इंटरेक्शन में एक्चुअली होता क्या है। अरे, वो इंटरेक्शन में करता क्या है जिसको कि हम यहाँ स्टडी करेंगे। आओ इसको और अच्छे से हम समझते हैं, और इसके लिए हम यहाँ इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करके देखें। और इकोलॉजी टर्म को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो है बेटा ओइकोस, और एक होता है लोगोस। आप सब बच्चे जानते हैं कि ओइकोस का मीनिंग होम या फिर कह दीजिए हैबिटेट, और लोगोस का मीनिंग स्टडी होता है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, वहां वो दूसरे बायोटिक और एबायोटिक से क्या क्या इंटरेक्शन कर रहा है। हैबिटेट, अरे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कोई फॉरेस्ट भी तो हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ग्रासलैंड भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कोई डेजर्ट भी हो सकता है, अरे उसका हैबिटेट कोई पॉन्ड, लेक, ये भी तो हो सकते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए आज मैं एक हैबिटेट फॉरेस्ट का एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट में यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां बायोटिक और एबायोटिक मिलकर यहां का एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बायोटिक में कौन कौन आता है, एक बार दोबारा आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल ठीक बात, बायोटिक के अंदर लिविंग्स मतलब कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स आ रहे हैं। एबायोटिक के अंदर यहां पर आप जानते हैं कि वही सब कुछ जो मैंने अभी अभी यहां लिखा था, लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है, एयर भी है, ये सब मिलकर एबायोटिक और ये सब मिलकर बायोटिक बना रहे हैं। और यहां बायोटिक और एबायोटिक के बीच कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन में क्या होगा, आओ ध्यान से देखते हैं। आप सब जानते हैं कि लाइट के गिरने से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अरे, एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया। जब प्लांट के पास एनर्जी आती है तो उस एनर्जी को एनिमल्स खा रहे हैं। बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट खाएंगे तो वो आपस में इंटरेक्शन बायोटिक का बायोटिक के साथ हो रहा है। प्लांट, एनिमल दोनों के मर जाने पर माइक्रोब उसे खाएगा। तो क्या ये यहां इंटरेक्शन का एक पार्ट है? बिल्कुल ठीक बात। माइक्रोब अगर खा रहा है तो मिनरल सॉइल में आएगा, और सॉइल से वापस ये प्लांट के पास जाएगा। अरे, यही सब तो इंटरेक्शन है जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ में कर रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए बेटा, अगर आपसे कोई इकोलॉजी की डेफिनेशन पूछता है तो आपका सीधा आंसर अब होगा कि इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक। इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक, ये सब सारा मिलाकर हम इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं, इसे इकोलॉजी कहा जाएगा। तो यहां पर आप समझ जाइए, यहां इंटरेक्शन, जैसा मैं अभी अभी आप बच्चों से कह रहा था कि यहां पर कोई भी जब इंटरेक्शन हो रहा है तो उस केस में आप बच्चे देख पाएंगे कि यहां
ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। मैंने आपको कहा कि एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आता है। बायोटिक के अंदर प्लांट एनिमल माइक्रोब है, एबायोटिक के अंदर लाइट टेंपरेचर सॉइल वाटर एयर है। और बेटा अब आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए कि यहां इंटरेक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां बच्चों को क्लियर रहना चाहिए। तो अब यहां पर हम समझ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होने वाला इंटरेक्शन जो बायोटिक बायोटिक और बायोटिक एबायोटिक के बीच हो रहा है उसी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। लेकिन यहां आप जानते हैं कि आज सबसे पहले मैंने आते ही यहां पर आपको ऑर्गेनिज्म लिखा है, बोर्ड पर मैंने यहां सबसे पहले आते ही ऑर्गेनिज्म लिखा, ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैंने यहां ऑर्गेनिज्म लिखा। इसका मतलब कि इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत ऑर्गेनिज्म से होती है। लेकिन आपके मन में एक बात आ सकती है कि इंटरेक्शन तो इसके पहले भी तो हो रहे हैं, क्योंकि जब एटम एटम से इंटरेक्ट करता है तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। अरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इंटरेक्शन से सेल बनती है और सेल्स के इंटरेक्शन से टिश्यू बनता है, टिश्यू इंटरेक्शन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन इंटरेक्शन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इंटरेक्शन की शुरुआत तो बहुत पहले से हो रही है। फिर हमने शुरुआत ऑर्गेनिज्म से ही क्यों की? क्योंकि ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ रेस्पॉन्ड करती हुई दिखती है। आप बच्चे कहेंगे कि सर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल होती है। अरे बेटा याद रखें, ऑर्गेनिज्म भी तो यूनिसेलुलर हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहां समझ जाइए ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है। जो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा यूनिट है वहीं से हम शुरुआत करेंगे, और अगर ऐसा है तो यही अपने एनवायरनमेंट के साथ रेस्पॉन्ड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमारी इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत ऑर्गेनिज्म से हो रही है। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच जो भी इंटरेक्शन होंगे उन्हीं की स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। और अब आप समझ चुके हैं, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये इंटरेक्शन बायोटिक और बायोटिक के बीच भी हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट एनिमल यहां दोनों के बीच भी इंटरेक्शन है। एनिमल प्लांट को खा रहा है, अरे यहां इस इंटरेक्शन में माइक्रोब भी तो इन दोनों को खा रहा है, मतलब डिकंपोजिशन हो रहा है। अरे इस इंटरेक्शन में लाइट के आने से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब कि आप समझ जाइए कि ये इंटरेक्शन बायोटिक एबायोटिक एज वेल बायोटिक बायोटिक के बीच हो रहा है। उसी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकार रहे हैं, उसी को इकोलॉजी कहेंगे। अब आपके मन में एक और बात आ सकती है कि इंटरेक्शन एबायोटिक के बीच भी हो रहे होंगे। हम मानते हैं कि लाइट के आने से टेंपरेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसे आप यहां पर याद रखें, एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन उसको हम इकोलॉजिकल स्टडी का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम तो लिविंग को बेस बना के चलते हैं। जहां जहां लिविंग होगा स्टडी वहीं पर हमारी होगी। इसलिए बेटा एबायोटिक के बीच भी इंटरेक्शन है, लेकिन उसको हम इकोलॉजिकल स्टडी का पार्ट नहीं बनाते हैं। तो हमारे लिए तो डेफिनेशन यही बनती है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक, उसी को आप यहां इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। अब यहां मैंने अभी आपसे कहा कि शुरुआत में आते ही मैंने यहां पर ऑर्गेनिज्म लिखा है। ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये ए एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, ए एक ऑर्गेनिज्म यहां है, और आपने अभी जान लिया है कि ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है। यहीं से शुरुआत हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आप बच्चों को समझाया है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ रेस्पॉन्ड करती हुई दिख रही है। यहां पर आप बच्चे जानते हैं कि ये स्मॉल भी हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है, अरे ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और जब यही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करने लग जाए, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आ जाते हैं, तो उसे हम वहां पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। सीधी बात है, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो वहां की पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। बच्चे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारे जो सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, ये सब एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। बिल्कुल सच बात है, ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, लेकिन मैं इनको स्पीसीज ना कहकर पॉपुलेशन के नाम से पुकारूंगा, क्योंकि स्पीसीज कहने से एरिया डिफाइन नहीं होता। अगर मैंने आपसे कहा ह्यूमन स्पीसीज, तो वो इंडियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, अरे वो ब्रिटिश भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं इंडियन पॉपुलेशन, तो सिर्फ इंडिया वाले होंगे। समझ जाइए, यहां पर ये सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, उसको आप पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि आज बात इकोलॉजी की है, क्योंकि आज बात इंटरेक्शन की है। और आप बच्चे अच्छे से जानते हैं कि इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब एरिया एक होगा। जब एक एरिया में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहेंगे तभी तो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, और अगर ऐसा है तो उनको उस एरिया की क्या कहेंगे? पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। तो जब अकेला एक है तो आपने उसको ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारा, लेकिन कई सारे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में आए तो उसे पॉपुलेशन कहा जा रहा है। तो यहां हम सीधा कह सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, और जब ये पर्टिकुलर एरिया में एक साथ आ जाते हैं तो वो वहां की पॉपुलेशन बनाते हैं। यहां पर पॉपुलेशन जब सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ आ जाते हैं, अब यहां पर डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ आ रही है। यहां ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है, और ये सब जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, ए बी 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 सी बी डी बी, डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाती है तो वो वहां की क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। बच्चे आज हम ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, और इस इंट्रोडक्शन में आज वो सारी बेसिक टर्म पे बात हो रही है जो हम इकोलॉजी में यूज करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको यहां पर इस तरह से रिमाइंड कर दूं कि अकेला एक है तो उसको हमने ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारा, लेकिन उसी एरिया में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब एक साथ आ जाते हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं, और जब डिफरेंट पॉपुलेशन आती है तो उसे कम्युनिटी के नाम से पुकारा जाएगा। कम्युनिटी यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन है बेटा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन यहां पर कम्युनिटी कहलाती है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस कम्युनिटी के नाम से पुकारी जाएगी। जैसे यहां मैंने अभी आप बच्चों को कहा है कि यहां ए भी रह रहा है, यहां बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है, और ये डिफरेंट पॉपुलेशंस जब एक पर्टिकुलर एरिया में है तो उसे कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। लेकिन एक बात मैं आप बच्चों को क्लियर करना चाहूंगा, एक बात यहां पर हम देखना चाहेंगे
एक बात का आंसर आप मुझे कीजिए चैट बॉक्स में कि क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए क्या प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का साथ होना जरूरी है? क्या डिफरेंट जितने भी बायोटिक हैं क्या सब एक साथ आएंगे तभी कम्युनिटी बनेगी? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का होना जरूरी है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। नहीं, कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए तीनों का ही होना, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए यहां पर कोई भी डिफरेंट स्पीसीज आती है तो कम्युनिटी बन जाती है। यहां वो डिफरेंट स्पीसीज प्लांट की भी तो हो सकती है। अगर वो डिफरेंट स्पीसीज प्लांट की है तो भी तो उसे कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे, तो उसे आप यहां प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। अरे वो डिफरेंट स्पीसीज केवल एनिमल की भी तो हो सकती है, तो उसे आप यहां पर एनिमल कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। अरे वो डिफरेंट स्पीसीज केवल माइक्रोब की भी हो सकती है, और जब डिफरेंट स्पीसीज केवल माइक्रोब की हो जाती है तो उसको आप माइक्रोबियल कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। तो यहां पर बेटा कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए आपको यहां इसे कहना है ये माइक्रोबियल कम्युनिटी बन रही है, और तीनों एक साथ अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीनों का एक साथ आना यहां पर बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है। जब तीनों एक साथ होंगे तो उसे आप बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। बायोटिक कम्युनिटी कहा जाएगा जब तीनों एक साथ आ जाएंगे तो बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारा जा रहा है। याद रखेंगे आप, यहां पर प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी जब तीनों एक साथ आ जाती है तो उसको आप बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकार रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। 3 स्टेप हो चुकी है। अकेला एक है तो उसको आपने ऑर्गेनिज्म कहा है। सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब साथ में है तो पॉपुलेशन कहा है। डिफरेंट पॉपुलेशन है तो उसको कम्युनिटी के नाम से पुकारा है। लेकिन इन तीनों स्टेप्स में कहीं भी अभी हमने ए बायोटिक को इन्वॉल्व नहीं किया है। तीनों में अभी तक बायोटिक ही है, लेकिन आप पहली बार हम ए बायोटिक को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जब ए बायोटिक यहां पर आएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया में जब ए बायोटिक यहां पर आ रहा है तो उस केस में आप बच्चे देख पाएंगे कि ए बायोटिक के आने पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब बायोटिक, ए बायोटिक एक साथ आ जाते हैं तो उसे आप इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। सीधी बात है बेटा, यहां पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर बायोटिक और ए बायोटिक जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे आप इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। बायोटिक और ए बायोटिक का इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है, उसे आप इकोसिस्टम के नाम से पुकार रहे हैं। बायोटिक, ए बायोटिक ने मिलकर इंटरेक्ट जो कुछ भी किया है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम के नाम से पुकारा जाएगा। इकोसिस्टम बायोटिक, ए बायोटिक का इंटरेक्शन है। मैंने ये तो नहीं कहा ना आपसे कि बायोटिक में सारे बायोटिक प्लांट, एनिमल, माइक्रोब होना चाहिए, नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ए बायोटिक में लाइट, टेंपरेचर, सॉइल, वाटर, एयर सारे होना चाहिए, नहीं। अरे कोई एक बायोटिक, एक ए बायोटिक भी अगर आपस में इंटरेक्ट करेगा तो इकोसिस्टम बनेगा, और अगर सारे बायोटिक, सारे ए बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक अच्छा इकोसिस्टम होगा, उसे एक बढ़िया इकोसिस्टम के नाम से आप पुकारेंगे। तो यहां पर फिलहाल इकोसिस्टम की डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन के अंदर तो हमें यही कहना है कि बायोटिक, ए बायोटिक इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। वो एक बायोटिक, एक ए बायोटिक भी हो सकता है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम है। बच्चे मैं डिस्टिल वाटर की बात नहीं कर रहा हूं। आप नॉर्मल टैप वाटर देखते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया है, इसका मतलब कि बायोटिक है। उसके अंदर वाटर है, मतलब कि ए बायोटिक है, और बायोटिक, ए बायोटिक है तो वो एक इकोसिस्टम बन रहा है। तो इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इकोसिस्टम फॉर्मेशन के लिए यहां पर सारे बायोटिक, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, सारे ए बायोटिक, लाइट, टेंपरेचर, सॉइल, वाटर, एयर होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। एक बायोटिक, एक ए बायोटिक होगा तब भी इकोसिस्टम बन जाएगा, और सारे हैं तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और आज आपको इकोसिस्टम के एग्जांपल में हम लिए चलते हैं एक पॉन्ड। चलो देखते हैं, ये रहा एक पॉन्ड हमारे पास, यहां पर आप बच्चे देख पा रहे हैं, और इसमें यहां पर आप देख पाएंगे इस पॉन्ड के अंदर एनवायरमेंट दो चीजों से मिलकर बनेगा, बायोटिक और ए बायोटिक से मिलकर बनेगा। बायोटिक के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब आएगा, और लाइट, टेंपरेचर, सॉइल, वाटर, एयर। अब मैं जो बोल रहा हूं अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं बेटा। यहां पॉन्ड के बायोटिक, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, पॉन्ड के बायोटिक, क्या पॉन्ड की बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब मिलकर यहां पर अभी हमने आपसे कहा था कि प्लांट, एनिमल, माइक्रोब मिलकर बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो पॉन्ड के अंदर भी जो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब रह रहे हैं वो यहां की बायोटिक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, उसको आप बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। और यहां जब ये बायोटिक, ए बायोटिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या इसे यहां पर इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। तो ये हमारे पास एक पॉन्ड इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, इसे पॉन्ड इकोसिस्टम कहा जाएगा। बायोटिक, ए बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है। अब चलिए इस पॉन्ड से निकलकर थोड़ा बाहर की तरफ हम चलते हैं। जब इस पॉन्ड से निकलकर हम बाहर की तरफ आए तो यहां पर हमने देखा कि कुछ ग्रास भी उगी हुई है। हम इस तरफ जब आते हैं, यहां एक छोटा ग्रासलैंड है, और जब इस तरफ आते हैं तो हमने देखा कि एक छोटा फॉरेस्ट भी यहां पर है, एक छोटा फॉरेस्ट भी यहां पर है। जब मैंने आपको यहां पर ग्रासलैंड में आके पूछा कि बेटा यहां का बायोटिक कौन है, तो आपका आंसर होगा कि यहां भी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब ही है जो बायोटिक है। अरे जब मैंने यहां आपसे आके पूछा कि ए बायोटिक कौन है, तो आपने कहा कि वही लाइट, टेंपरेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये यहां पर मिलकर ए बायोटिक बना रहे हैं। इसी तरह से जब हम यहां पर आके आपसे पूछे फॉरेस्ट के अंदर कि बायोटिक कौन है, तो आपने सीधा कहा प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, और यहां का ए बायोटिक कौन है, तो भी बेटा आपने वही कहा लाइट, टेंपरेचर, सॉइल, वाटर, एयर। अब सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, आराम से मेरी बात को समझिएगा। मैंने यहां पर आपसे कहा कि यहां भी मैंने बायोटिक में टर्म लिखी प्लांट, मैंने यहां भी बायोटिक में टर्म लिखी प्लांट, मैंने यहां भी बायोटिक में टर्म लिखी प्लांट। क्या तीनों जगह टर्म प्लांट लिख देने से तीनों जगह के प्लांट एक जैसे हो जाएंगे? नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्लांट में ट्री आपको दिख रहा है, पॉन्ड वाले प्लांट में आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखेगा, वो छोटे प्लांट जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, पैसिव फ्लोट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। अरे यहाँ के प्लांट में आपको ग्रास दिख रही है। अगर ऐसा है तो तीनों जगह प्लांट 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 कह देने से क्या तीनों जगह के प्लांट एक जैसे हैं? नहीं है। और एक बात और ध्यान से सुन लेंगे आप, अगर प्लांट तीनों जगह पर अलग अलग है तो कंफर्म है तीनों जगह के एनिमल भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि एनिमल तो वैसा आता है जैसा प्लांट होता है।
अरे अगर ग्रास उगती है तो खाने के लिए डियर रैबिट काऊ आता है, अगर ट्री उगता है तो उस पर नेस्ट बिल्डिंग के लिए बर्ड्स भी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल का आना प्लांट पे डिपेंड करता है, जैसा प्लांट होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो एनिमल आएगा। अगर ऐसा है तो समझ जाइए बेटा, यहां पर तीनों जगह का अगर प्लांट अलग अलग है तो तीनों जगह का एनिमल भी अलग अलग होगा। एक बात आप बच्चे ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर इस पॉन्ड के अंदर पानी ज्यादा है तो यहां फाइटोप्लैंक्टन रह रहा है, अगर यहां का पानी सूख गया तो क्या फाइटोप्लैंक्टन रह पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटिक का आना एबायोटिक पे डिपेंड करता है। ओहो, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी नए एरिया का डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बायोटिक देखें या एबायोटिक? एबायोटिक देखेंगे, क्योंकि जैसा एबायोटिक होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो बायोटिक आएगा। अगर वहां सैंड है तो कैक्टस उगेगा, अगर रॉक है तो लाइकेन उगेगा, और अगर पानी है तो वहां फाइटोप्लैंक्टन रहेगा। इसका मतलब कि बायोटिक का आना डिपेंड करता है किस पे? एबायोटिक के ऊपर। अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा समझ जाइए, यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे कि बायोटिक का आना एबायोटिक पे डिपेंड करता है। तो यहां तीनों जगह के बायोटिक अगर अलग अलग हैं तो तीनों जगह के एबायोटिक भी अलग अलग ही होंगे। इसका मतलब कि एक इकोसिस्टम का बायोटिक एबायोटिक दूसरे इकोसिस्टम के बायोटिक एबायोटिक से डिफरेंट होता है। अरे मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि यहां पर जब आप देख पाएंगे कि एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम तीसरा इकोसिस्टम, अरे एक के बाद दूसरा इकोसिस्टम कैसे आ गया? आप कह दीजिए बायोटिक एबायोटिक बदल गया, क्योंकि जैसे ही बायोटिक एबायोटिक बदलता है इकोसिस्टम का टाइप भी बदल जाता है। तो यहां पर तीनों जगह पर बायोटिक एबायोटिक एग्जैक्ट सेम नहीं है। बच्चे देखेंगे आप, मैंने यहां भी लिखा है टेंपरेचर, मैंने यहां भी लिखा है टेंपरेचर, मैंने यहां भी लिखा है टेंपरेचर। क्या तीनों जगह का टेंपरेचर एक जैसा है? रेंज एक जैसी है क्या? नहीं। अरे तीनों जगह का टेंपरेचर रेंज अलग अलग है। इसका मतलब समझ जाओ कि तीनों जगह का टर्म टेंपरेचर लिख देने से एक नहीं हो जाता है। कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे कि सर फॉरेस्ट के अंदर भी तो ग्रास हो सकती है? बिल्कुल है, यहां भी ग्रास है, लेकिन यहां की ग्रास क्या वही ग्रास है जो ट्रीज की कैनोपीज के नीचे रह रही है? क्या यहां की ग्रासलैंड की ग्रास और यहां की ग्रास स्पीसीज सेम होगी? ना। अरे ये बड़े बड़े ट्रीज की कैनोपी के नीचे रह रही है और यहाँ की ग्रास ओपन, मतलब कि हाई लाइट को एक्सपोज कर रही है। अगर ऐसा है तो दोनों ग्रास की स्पीसीज एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब कि एक इकोसिस्टम का बायोटिक एबायोटिक इस वाले इकोसिस्टम के बायोटिक एबायोटिक से अलग होगा, यहाँ का बायोटिक एबायोटिक अलग होगा। अगर ऐसा है तो समझ जाओ बेटा, ये इकोसिस्टम का बायोटिक एबायोटिक अपने आप में स्पेसिफिक होता है। जैसे ही बायोटिक एबायोटिक का टाइप बदलता है इकोसिस्टम का टाइप भी बदल जाएगा। अब एक बात और सुनेंगे आप, यहां जब फॉरेस्ट से चलकर जब आप पॉन्ड की तरफ जाते हैं, ग्रासलैंड से चलकर आप पॉन्ड की तरफ आते हैं, या फिर पॉन्ड से चलकर ग्रासलैंड की तरफ जाते हैं, दुनिया में एक भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी एग्जैक्ट फिक्स बाउंड्री हो। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेस्ट खत्म हो गया, पॉन्ड शुरू हो रहा है, चलो भाई बीच में दीवार बनाओ। नहीं। अरे एक एरिया बीच में ऐसा जरूर आता है जहां दोनों का कुछ पार्ट आपस में ओवरलैप करता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे, ये ओवरलैप एरिया किस नाम से पुकारा जाता है? तुरंत बच्चे आप मुझे बताएंगे कि ये ओवरलैप एरिया किस नाम से पुकारा जाएगा? यहां पर बिल्कुल सही, ये ओवरलैप एरिया यहां पर इकोटॉन के नाम से पुकारा जाएगा। अरे आप इसे यहां इकोटॉन के नाम से पुकारते हैं, इसे इकोटॉन कहा जाता है। जो दो इकोसिस्टम के बीच में ओवरलैप एरिया है उसे आप इकोटॉन के नाम से पुकारेंगे। इकोटॉन की डाइवर्सिटी कम होगी कि ज्यादा? अरे इकोटॉन की डाइवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां इधर वाली स्पीसीज भी है उधर वाली स्पीसीज भी है, और जब दोनों अगर रहती है तो उस केस में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है बेटा। तो यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एंड दिस इकोसिस्टम। इन दोनों इकोसिस्टम के कंपैरिजन में यहां की डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो अगर आपको इकोटॉन की डेफिनेशन बतानी पड़े तो आप सीधा कह दीजिए कि इकोटॉन एक तरह का ट्रांजिशन या ओवरलैपिंग जोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम, इन बिटवीन टू इकोसिस्टम इकोटॉन कहलाता है बेटा, इकोटॉन के नाम से पुकारा जाएगा। तो अब इकोसिस्टम क्या है यह बच्चों को समझ में आ गया होगा। और साथ में एक बात और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके मन से सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, एक व्यू दिमाग में आ जाना चाहिए। आप यहां जानते हैं कि एनवायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक से मिलकर बनता है। आज इसी लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपसे ये बोला था, बायोटिक और एबायोटिक मिलकर एनवायरमेंट बनाते हैं, और जब ये बायोटिक एबायोटिक आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसे आप इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। और जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, तो वो इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। अब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि बायोटिक एबायोटिक ने मिलकर बनाया एनवायरमेंट, जब वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उसको किस नाम से पुकारा? इकोसिस्टम कहा। और इकोसिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। तो अब ये बेसिक थीम अब बच्चों के मन में आ जानी चाहिए। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछते हैं कि एनवायरमेंट क्या है तो आप कहेंगे बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर एनवायरमेंट बनाते हैं। लेकिन जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। और इंटरेक्शन में कर क्या रहे हैं उनकी स्टडी हम कहां करते हैं? इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो यहां पर आपको ये बात सब बच्चों को क्लियर रहनी चाहिए कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम और एनवायरमेंट ये देखने में एक जैसे लगते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? तो आपको यहां पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि इकोलॉजी तो स्टडी है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ही तो इकोलॉजी है, और इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक से मिलकर बनता है, और बायोटिक एबायोटिक ही तो एनवायरमेंट है, क्योंकि सराउंडिंग में जितना भी लिविंग नॉन लिविंग है वही तो एनवायरमेंट का पार्ट है। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम और एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। मैंने अभी आपसे कहा इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, और इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। जब इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे आप बायोम के नाम से पुकारते हैं। जब इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसे हम यहां पर बायोम के नाम से पुकारेंगे। बायोम एक तरह से देखा जाए तो लार्ज इकोसिस्टम है। आप लार्ज इकोसिस्टम को बायोम के नाम से पुकारते हैं। लार्ज इकोसिस्टम ये सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम नहीं है। सिंगल लार्ज इकोसिस्टम को आप बायोम के नाम से पुकार रहे हैं। यहां जैसे मैं एग्जांपल्स आपको यहां लिख रहा हूं कि एक फॉरेस्ट को आपने एक इकोसिस्टम के नाम से पुकारा,
लेकिन जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितने बड़े हो जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उसे हम बायोम कहते हैं। आपने एक पॉन्ड को एक इकोसिस्टम कहा, लेकिन जब ओशियन जितने बड़े हो जाते हैं तो उसे हम यहां बायोम के नाम से पुकारते हैं। जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं वो भी तो बायोम ही कहलाते हैं। लेकिन बेटा एक बात और हमें यहां साथ में समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि जब बायोम लार्ज इकोसिस्टम हो चुका है, एरिया बड़ा हो चुका है, और जब एरिया बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बड़ा एरिया है, तो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ माइनर, कुछ इस तरह से छोटे छोटे डिफरेंट हैबिटेट अंदर की तरफ बन सकते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा हो चुका है। मेजर एक जैसा रहेगा, अरे जहां जहां तक मेजर एक जैसा होगा वहां वहां तक का इकोसिस्टम एक होगा, और अगर वो बड़े एरिया में एक होगा तो उसे बायोम कहेंगे। लेकिन माइनर तो चेंज आ सकते हैं ना, और माइनर चेंज क्या आ सकते हैं, इसके लिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि माइनर चेंजेस में, जैसे हम कहें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक बात आप बेटा सुन लीजिए साथ में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अपने इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दो तरह के प्लांट स्पेशली मिलते हैं, होपिया और डिप्टेरोकार्पस। सब बच्चे नाम याद रखेंगे, आगे दोबारा फिर पूछूंगा मैं आप बच्चों से। होपिया और डिप्टेरोकार्पस, दो तरह के प्लांट यहां पर मिल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग नाम है, होपिया अलग नाम है, डिप्टेरोकार्पस अलग नाम है, दोनों ट्रीज के नाम है। तो वहां भी होपिया डिप्टेरोकार्पस, यहां भी होपिया डिप्टेरोकार्पस, मतलब जहां जहां तक मेजर एक जैसा होगा वहां वहां तक का इकोसिस्टम एक होगा। लेकिन हो सकता है ना बेटा कि इस जगह पर एक छोटी सी रिवर निकल के जा रही हो, ये रिवर जो यहां से बीच में से निकल के गई, क्या इस रिवर को आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे? नहीं नहीं, अरे ये रिवर तो वहां पर बीच में एक माइनर वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, वो रिवर एक माइनर वेरिएशन वहां पर बना रही है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए बेटा, जब एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो बीच में कुछ छोटे वेरिएशन आ सकते हैं, और वो छोटे वेरिएशन किसी जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिवर की फॉर्म में आ गए, कोई छोटा पॉन्ड, लेक, इस तरह से क्रिएट हो सकता है। तभी तो हम कहते हैं कि बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा हो चुका है। तो यहां आप बच्चे क्लियर रखेंगे कि एक इकोसिस्टम का बायोटिक स्पेसिफिक है। एक टेक्निकल इशू आ गया है, इसकी वजह से ये बीच में पॉज हो गया था। तो हम बायोम पर थे, जैसा मैं यहां पर अभी आपको बता पा रहा हूं, बायोम हम पढ़ रहे थे, और बायोम के अंदर हमने आपसे कहा, मैं एक बार फिर आपको यहां पर थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर देता हूं, लार्ज इकोसिस्टम तक आप समझ पा रहे थे, लेकिन अब बेटा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब तो हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं, हमारी अर्थ पर ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम यहां पर है। अरे कंप्लीट अर्थ की बात हो रही है, और जब कंप्लीट अर्थ आ जाती है तो उसको आप बायोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जब कंप्लीट अर्थ आ जाती है तो उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। यहां बायो का मतलब आप सब बच्चे जानते ही हैं कि लिविंग है, और स्फीयर का मतलब यहां पर प्लेस, मतलब जहां जहां भी लिविंग रह रहा है उन सबको मिलाकर बायोस्फीयर कहा जाएगा। कंप्लीट अर्थ, हमारी कंप्लीट अर्थ बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, यहाँ लिथोस्फीयर भी आ रहा है, यहाँ हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, और सबको मिलाकर जहां जहां भी लिविंग है बायोस्फीयर के नाम से पुकारा जाएगा, बायोस्फीयर कहा जाएगा। बेटा बेटा बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां भी तो बायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है, और जब बायोटिक इंटरेक्शन होता है तो उसको आप इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। फिर आप मुझसे कहेंगे कि सर बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है, तो फिर जब एग्जाम में आता है कि एक इकोसिस्टम है तो हम क्या समझेंगे, वो कौन सा इकोसिस्टम है, वो बायोम है कि बायोस्फीयर है क्या? चलिए, अगर एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि एक इकोसिस्टम है तो आप सबसे पहले ये वाला इकोसिस्टम समझते हैं। अगर आपसे कहा जाता है एक बड़ा इकोसिस्टम है तो आप उसे बायोम समझते हैं। अरे जब आपसे कहा जाता है कि वो ग्लोबल इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम, तो उसे आप बायोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। यहां एक इकोसिस्टम मतलब सिंपली ये वाला इकोसिस्टम होगा, लार्ज इकोसिस्टम मतलब कि बायोम होगा, और जब ग्लोबल इकोसिस्टम बनता है तो उसे बायोस्फीयर के नाम से पुकारा जाएगा, बायोस्फीयर कहा जाएगा। हमने यहां पर शुरुआत की, सबसे पहले आपसे कहा कि अकेला एक है तो उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में आती है तो उसे कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं। और जब बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है तो इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, और जब बड़ा इकोसिस्टम हो जाता है तो बायोम कहते हैं। और जब सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम एक साथ आ जाते हैं तो उसे बायोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं। और बच्चे आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर इंटरेक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टर्म बदलती जा रही है। अकेला एक ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, जैसे आपने कहा डिफरेंट पॉपुलेशन, तो यहाँ ए भी है, यहाँ बी भी है, यहाँ सी भी है, यहाँ डी भी है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी। और कम्युनिटी को मैंने आपसे कह दिया कि डिफरेंट स्पीसीज कम्युनिटी है। ये डिफरेंट स्पीसीज प्लांट, एनिमल, माइक्रोब की ही हो जरूरी नहीं है, प्लांट की भी डिफरेंट हो सकती है तो प्लांट कम्युनिटी, एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज होगी तो एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोब की डिफरेंट स्पीसीज होगी तो माइक्रोबियल कम्युनिटी, और तीनों मिलकर बायोटिक कम्युनिटी बनाती है। हमारी बात हो चुकी है इस बारे में, बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। और ये एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, इस ऑर्डर को आप इकोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से पुकारते हैं, इकोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से इसको पुकारा जाता है बेटा, इकोलॉजिकल ऑर्डर। यहीं पर एक टर्म मैं और मेंशन करूंगा, इकोलॉजिकल ऑर्डर में एक और टर्म आपके लिए मेंशन की जा रही है, और वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप यहां पर एक और टर्म हम साथ में मेंशन कर रहे हैं, ये मैंने इकोसिस्टम से बाद में लिखी है लेकिन इस ऑर्डर से थोड़ा बाहर जाते हुए लिखी है। तो फिर लैंडस्केप क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। हम अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल ऑर्डर में या इकोलॉजिकल हायरार्की में जब हम ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैरायटी बढ़ती जा रही है, और वैरायटी के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपसे कहा जाएगा कि जब हम ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपको कहना है कि साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यहां अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम इकोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हैं तो उस यूनिट को बताइए, इकोलॉजिकल ऑर्डर में जहां वो सबसे बड़ी यूनिट जहां केवल बायोटिक ही होगा, आप मुझे आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में कि जहां केवल बायोटिक ही होता है उस यूनिट का नाम बताएंगे आप। जब केवल बायोटिक ही है उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा, किस नाम से पुकारेंगे, वो लार्जेस्ट यूनिट जहां ओनली बायोटिक ही आ रहा है। पूरा
आंसर कीजिए बेटा। वो लार्जेस्ट यूनिट जहां ओनली बायोटिक ही है तो उसे आप कम्युनिटी के नाम से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है आपका। उसके बाद में यहां पर हम फर्स्ट यूनिट कौन सी देखेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर में जहां बायोटिक ए बायोटिक दोनों आता है? आंसर करें आप। फर्स्ट यूनिट जहां पर बायोटिक ए बायोटिक आता है, बिल्कुल ठीक बात, उसे हम इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। चलो तो बेटा यहीं पर एक टर्म और मैंने मेंशन किया था, लैंडस्केप, डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, यही लैंडस्केप कहलाता है। यहां जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया ऐसा है जो पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये रहा एक एरिया जिसमें बड़े बड़े माउंटेन्स यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों से घिरा एक एरिया है, ये सन नहीं है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक एरिया है, आप ऐसे ऊपर से देख पा रहे हैं इसे। यहां बीचों बीच हमने देखा एक लेक, एक वाटर बॉडी यहां पर है, इसके पास में हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ग्रास भी उगी हुई है, इसके पास में यहां पर एक छोटा फॉरेस्ट भी है बेटा। ये मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहां सैंड भी पड़ी हुई है, अरे यहां पर मड भी है, मतलब कि मार्श भी है। तो ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री लैंडस्केप कहलाता है। इसे लैंडस्केप के नाम से पुकार रहे हैं, लैंडस्केप कहलाता है, इसे लैंडस्केप के नाम से पुकार रहे हैं। यहां जैसे मान लीजिए कोई आइलैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और बीच में वहां डिफरेंट इकोसिस्टम है, 2 या 3 इकोसिस्टम, तो वो भी एक लैंडस्केप को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहां ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, आप ये मत कहना कि सर ये एरिया कहां है, अरे मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम का, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, जिसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है, जिसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, जिसके अंदर यहां सैंड इकोसिस्टम, मार्शलैंड इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री, वही लैंडस्केप के नाम से पुकारा जाएगा। यहां ताकि कभी ये टर्म आती है तो आप इससे अवेयर रहे, आपको पता रहे कि इस तरह की भी कोई टर्म होती है, ऑर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से देखते रहें और जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका प्रॉपर आंसर मिलता जाना चाहिए मुझे। यहां पर ऑर्टिकोलॉजी मतलब कि जब आप एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी करते हो, एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट, उसे आप सिन इकोलॉजी के अंदर डील करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है बेटा, मैं आपसे कहूंगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो फर्क सब पे पड़ रहा है, सबके ऊपर उसका इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन आपने स्टडी का क्राइटेरिया एक स्पीसीज को रखा है, हमने प्रॉपर कोई भी एक स्पीसीज की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इस स्पीसीज पर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसे आप ऑर्टिकोलॉजी में डील करेंगे, क्योंकि आपने एक ही स्पीसीज को बेस बना के स्टडी किया है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग से इंपैक्ट आ रहा है तो हमने कंप्लीट एरिया को देखना शुरू कर दिया, किस एरिया पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट आ रहा है। इसका मीनिंग आपने डिफरेंट स्पीसीज को देखना शुरू कर दिया, और अगर डिफरेंट स्पीसीज को लेकर आप स्टडी करते हो तो आप सिन इकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हो। तो ऑर्टिकोलॉजी मतलब कि एक स्पीसीज या एक इंडिविजुअल, अरे एक इंडिविजुअल भी तो एक स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल उसी स्पीसीज का मेंबर हूं। अगर ऐसा है तो एक इंडिविजुअल एक स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा अगर ऐसा है तो एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है तो ऑर्टिकोलॉजी होगा, और अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है तो सिन इकोलॉजी होगा। यहां अब बच्चों को बात क्लियर हो पा रही है भाई, ऑर्टिकोलॉजी सिन इकोलॉजी। जैसे यहां अब आप देख सकते हैं कि एग्जांपल की बात करते हैं, और यहां मैं आपसे ये भी कह देता हूं कि यहां यूनिट ऑफ स्टडी एक स्पीसीज है, तो कभी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको इस तरह की बात लिखी आ जाए कि स्पीसीज इकोलॉजी, अरे आप समझ जाना बेटा, स्पीसीज इकोलॉजी ऑर्टिकोलॉजी के लिए ही डील किया जा रहा है। अगर आपसे कहा जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये भी ऑर्टिकोलॉजी के लिए ही कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये भी ऑर्टिकोलॉजी के लिए ही कहा जाता है। तो यहां पर ये तीनों टर्म ऑर्टिकोलॉजी के लिए ही यूज होगी। यहां सिन इकोलॉजी की जब बात हो रही है तो यहां यूनिट ऑफ स्टडी कम्युनिटी है बेटा, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज है तो डिफरेंट स्पीसीज मतलब की कम्युनिटी है। और अगर अभी भी आपसे बोला, आप चाहे तो उसी एग्जांपल को यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन, अगर आपने सिंगल स्पीसीज को लिया है तो उसे ऑर्टिकोलॉजी के अंदर डील किया जाएगा। और अगर मैंने आपसे कहा कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ऐसा बोला है तो आपने यहां पर डिफरेंट स्पीसीज को डील किया है, और डिफरेंट स्पीसीज को डील करना ये यहां पर सिन इकोलॉजी कहलाता है। तो ये ऑर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी ये ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी है, या बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये टर्म, ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ रेस्पॉन्ड करता हुआ दिखता है। ऑर्गेनिज्म यहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। इसको यहां पर आप देख पाएंगे तो ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। लेवल पर इकोलॉजी वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी से डील किया जाता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होगा बेटा। ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। क्या मीनिंग है इस बात का, आओ बेटा इसको समझ लेते हैं हम कि एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, कैसे समझा जाए इसको। आप सब बच्चे जानते हैं कि आज हमारी अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अरे वो किसी भी जगह पर रह पा रहा है, रह सकता है, क्योंकि उसने अपनी फिजियोलॉजी को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया है। अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उसको अपनी फिजियोलॉजी बदलना पड़ेगा। अगर वो फिजियोलॉजी बदल सकता है तो रह लेगा, अगर नहीं बदल सकता तो फिर वो मर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर कहूं कि हमारे पास 2 एरिया है बेटा, सिंपल एग्जांपल, एक हमारे पास में फ्रेश वाटर वाला एरिया है, हमारे पास एक फ्रेश वाटर वाला एरिया है, और एक हमारे पास यहां का सॉल्ट कंसंट्रेशन यहां के कंपैरिजन में ज्यादा है। मान लीजिए बेटा कोई ए यहां पर रह रहा है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इनकी फिजियोलॉजी है? बिल्कुल ठीक बात, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब की फिजियोलॉजी है, तो इसने अपने एरिया के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है, इसने अपने एरिया के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है। इसका मतलब दोनों ने अपनी अपनी फिजियोलॉजी अपने एरिया के हिसाब से बना रखी है। लेकिन अगर इस ए को उठाकर मैं इस तरफ पटक देता हूं
तो इस ए को चाहिए कि अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बदले। अगर ये बदल सकता है तो इस एरिया में रह लेगा, अगर नहीं बदल सकता है तो फिर ये मर जाएगा। मान लीजिए ये ए अपने इलाके का, अपने एरिया का एक बहुत अच्छा प्रीडेटर है बेटा, खूब खाता है, यहां रहता है, तब अच्छे से ये प्रीडेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस ए को उठाकर इस एरिया में रखूंगा, जल्दी से मुझे बताइए, जब ए इस तरफ आएगा तो क्या वो जाते ही खाना शुरू कर देगा कि पहले अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मैनेज करेगा? अरे पहले अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। ओहो, समझ जाइए बेटा आप यहां पर कि जब इस एक उठाकर हम इधर रख रहे हैं तो पहले वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को, मतलब कि फिजियोलॉजी को बदल रहा है। इसका मतलब बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ अगर ऑर्गेनिज्म का पहला इंटरेक्शन मैं देखता हूं तो फिजियोलॉजी वाला होते रहेगा। कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी उस एनवायरनमेंट के साथ है। अरे वही रह सकता है जिसकी फिजियोलॉजी उस एनवायरनमेंट के साथ नहीं है, वो वहां पर रहने लायक भी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, हम प्लेन्स, हम भी हमारी फिजियोलॉजी को बदलना शुरू कर देते हैं। वहां जाने पर हमारा आरबीसी काउंट बढ़ने लग जाता है। वहां जाने पर जब हम रहने लग जाएंगे वहां थोड़े टाइम के लिए, आरबीसी काउंट बढ़ रहा है। अरे वहां पर जाएंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम होने लग जाता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाता है। अगर ऐसा है तो ब्रीथिंग रेट भी बढ़ रहा है। अरे बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ हमने भी तो फिजियोलॉजी को बदला भाई। अगर ऐसा है तो बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ इस तरह से फिजियोलॉजी को बदलना एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है बेटा। मतलब कोई भी एक नया एनवायरनमेंट हमें मिलता है तो उसके साथ हमारा पहला इंटरेक्शन उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिजियोलॉजी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा भाई। अगर ऐसा है तो कभी ये स्टेटमेंट लिखा आता है तो आप यहां समझ जाइएगा, यहां समझ जाइएगा कि ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। सब बच्चे बहुत बढ़िया रिस्पांस कर रहे हैं चैटिंग में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और अब आता है पॉपुलेशन सेकंड। और पॉपुलेशन में हम यहां पर तीन टर्म पहले आपसे डिस्कस कर रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। यहां मान लीजिए हमारे पास दो एरिया है, एरिया 1, एरिया 2। एक एक टर्म समझते चलिए बेटा। ये रहा एरिया 1 और ये रहा एरिया 2। मान लो बच्चे यहां पर एरिया 1 के अंदर ए इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, एरिया 2 के अंदर भी ए इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। मैंने दोनों तरफ ए लिखा, इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं कि दोनों तरफ ए है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम स्पीसीज के मेंबर है। मान लीजिए एरिया 1 प्लेन्स वाला एरिया है और एरिया 2 हिल्स वाला एरिया है। एरिया 1 प्लेन्स, एरिया 2 हिल्स है। एरिया 1 के इंडिविजुअल ये मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिए, एरिया 2 के इंडिविजुअल भी मैंने ए से रिप्रेजेंट किए। आप समझ गए, स्पीसीज सेम है, स्पीसीज एक जैसी है। अब यहां पर एरिया 1 में ऐसे इंडिविजुअल जो लॉन्ग टाइम से इस एरिया में रहते हैं, एरिया 1 के वो इंडिविजुअल 10, 20, 50 साल मत देखो, आप तो सिंपल कहो जो जनरेशन वाइज रहता है उसे आप यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। जो जनरेशन वाइज इस एरिया में रह रहा है, इसी तरह से जो जनरेशन वाइज यहां पर रह रहा है वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन कहलाता है, लॉन्ग टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, एरिया अलग अलग है लेकिन स्पीसीज सेम है। जब एरिया अलग अलग और स्पीसीज सेम होती है, एरिया अलग अलग स्पीसीज सेम है, तो उसे यहां पर सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारा जाएगा। यहां कोई बच्चा मेरे से नहीं कहेगा कि दोनों में से सिस्टर कौन है। अरे दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है, ये कहा जा रहा है। अब एरिया 1 के इंडिविजुअल प्लेन्स वाले, आप जानते हैं ना बेटा कि समर टाइम पर हिल्स में चले जाते हैं, और हिल्स वाले भी किसी ना किसी काम से इधर आ ही जाते हैं। जब दो अलग अलग पॉपुलेशन डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्ट हो जाती है, डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से जब इंटरकनेक्ट हो जाएगी तो इसे आप यहां पर मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। जब ये डिफरेंट पॉपुलेशन, दो अलग अलग पॉपुलेशन यहां डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्ट हो जाएगी तो मेटा कहा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर दोनों में से मेटा कौन है? अरे नहीं रे बेटा, दोनों आपस में मेटा है। मेटा कहने का मीनिंग है कि दोनों के बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर हो सकते हैं, ताकि यहीं पर आप बच्चों को क्लियर हो जाए। जैसे यहां पर कुछ बच्चे कहें कि मान लीजिए सर ये वाला ए ही उधर जाता है, ये वाला ए ही इधर आता है, तो क्या ये दोनों ही मेटा पॉपुलेशन है? नहीं, कंप्लीट पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारी जाएगी। अरे ये वाला ए भले ही उधर ना गया हो लेकिन उसी स्पीसीज का मेंबर है, कैपेबिलिटी बराबर है, जब ये जा सकता है तो ये भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बेटा मेटा पॉपुलेशन कहने का मीनिंग तो मैंने आपको कहा ना कि बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, उसको आप मेटा पॉपुलेशन के नाम थोप पा रहे हैं, इसके लिए इनको मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारा है। यहां आप ध्यान देंगे, मैंने मेटा पॉपुलेशन इनको कहा है, इसका मतलब ये वाला ए ही नहीं, सारे के सारे, ये सारी पॉपुलेशन इस सारी पॉपुलेशन के साथ में मेटा पॉपुलेशन होगी। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है जिसमें आप कहें कि नहीं सर इधर प्लेन्स वाले तो हिल्स पे जाते हैं लेकिन हिल्स वाले तो प्लेन पे आते ही नहीं, तो क्या फिर भी ये मेटा पॉपुलेशन होगा? बिल्कुल होगा। कहा ना आपसे ज्योग्राफिकल बैरियर, जब प्लेन वाले उधर जा सकते हैं तो बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, तो वो भी तो इधर आ सकते हैं, अंडरस्टूड है, तो मेटा पॉपुलेशन होगा। चलिए छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप बच्चे मुझे बता पाएं लोकल सिस्टर और मेटा के बारे में। मान लीजिए हमारे पास तीन एरिया है बेटा, यहां पर ये तीन एरिया आप देख पाएंगे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। यहां पर तीनों जगह पर मैंने ए से ही रिप्रेजेंट कर दिया, तीनों जगह पर एक ही स्पीसीज के मेंबर रह रहे हैं, तीनों जगह पर एक ही स्पीसीज के मेंबर है, लेकिन बीच में एक बड़ा सा ओशियन यहां पर है, बड़ा ओशियन बीच में यहां पर है बेटा। अब जल्दी से मुझे बताइए, जो लॉन्ग टाइम तक यहां रहता है क्या वो यहां की लोकल पॉपुलेशन है एरिया 1? बिल्कुल है। जो लॉन्ग टाइम से एरिया 2 में रह रहा है वो यहां की लोकल है। जो लॉन्ग टाइम से एरिया 3 में रह रहा है वो यहां की लोकल पॉपुलेशन है। एरिया 1, एरिया 2, जल्दी बताओ, एरिया 1, एरिया 2 क्या आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है? आंसर कीजिए मुझे तुरंत। एरिया 1, एरिया 2 क्या आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है? अरे स्पीसीज सेम है, ये दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन होगी। स्पीसीज सेम है, ये दोनों आपस में सिस्टर है। ये भी एरिया 2, एरिया 3 भी आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है, ये भी आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है क्योंकि स्पीसीज सेम है। लेकिन बताओ क्या एरिया 1 और 3 मेटा है? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मेटा पॉपुलेशन बन जाएगी। लेकिन बताइए क्या एरिया 1 और एरिया 2 आपस में मेटा होगा? नहीं, क्योंकि बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर एक बड़ा ओशियन आ चुका है। एरिया 2 और एरिया 3 आपस में मेटा पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि बीच में जो सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो जरूरी नहीं है।
हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपस में सिस्टर तो हैं लेकिन बड़ा ओशन बीच में आ गया तो इनको हम मेटा पॉपुलेशन के नाम से नहीं पुकारते, ये मेटा पॉपुलेशन नहीं है। तो तीनों टर्म लोकल, सिस्टर और मेटा, अब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़े। ये टर्म एंडेमिक टर्म उन स्पीसीज के लिए यूज की जाती है। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर जोन में ही रेस्ट्रिक्टेड है, उसको आप एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही है, कीवी न्यूजीलैंड में ही है, एक प्लांट का नाम आपने सुना हो मेटासिक्विया, ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप का प्लांट है, चाइना वैली में ही मिलता है। ये ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, और ऐसे इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं उसे आप वहां के एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। तो यहां सीधी बात है बेटा, आप कह सकते हैं कि ये ऐसी स्पीसीज है जो फाउंड ओनली इन, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आता है जो कंगारू को सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है और कंगारू वहां से खत्म तो अर्थ से खत्म, क्योंकि होते ही वहां पर है, तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा होगा। ये यहां पर आप ध्यान रखेंगे। फिर आपके मन में आ रहा है कि सर एंडेमिक स्पीसीज बनी कैसे होगी, आखिर क्या रहा होगा जो एंडेमिक स्पीसीज क्रिएट हुआ है? तो आपका सीधा आंसर होगा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। जब कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ तो कुछ स्पीसीज ऐसी थी जो पर्टिकुलर जोन में ही रेस्ट्रिक्टेड हो गई, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। जैसे आपको मैं सिंपली ऐसे कह दूं कि मान लीजिए ये रही हमारी अर्थ, ये रहा इधर की तरफ बड़ा ओशन, यहां पर ये ए रह रहा है, बी रह रहा है, सी रह रहा है, डी रह रहा है। एक बार की बात है यहां पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला और ओशनिक वाटर फ्लो करता हुआ इस तरफ आ गया, और अगर ऐसा हो गया तो ये डी इधर ही अटक गया और ये डी उस एरिया का एंडेमिक हो रहा है। अब आपके मन में एक बात और आ सकती है, आप कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बाकी के और एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, किसी एक ही एरिया में बच गए, ये भी हो सकता है। लेकिन रिमेनिंग और एरिया से एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? क्योंकि वहां का क्लाइमेट बदल गया जो इसके लिए फेवरेबल नहीं था। तो क्लाइमेट क्यों बदल गया? क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। इसका मतलब घूम फिर के आंसर वही देना है हमें, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। इसलिए पहली बार में ही हमें कह देना चाहिए कि एंडेमिक स्पीसीज का बनना कॉन्टिनेंटल सेपरेशन से हुआ है। यहां आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि इनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का टेरेस्ट्रियल पाथ ही ना रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल पाथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया। अगर ऐसा है तो जब हमें कहना ही है तो इसको हम क्लियरली इसी तरह से कहेंगे कि इनका फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ है। कॉन्टिनेंटल सेपरेशन से ही ये स्पीसीज बनी है बेटा। और यहां इनके एग्जांपल्स जैसे अभी मैंने आपको बोले हैं, इनके एग्जांपल्स में जैसे आपको कहना पड़ेगा कंगारू कहां के एंडेमिक है? ऑस्ट्रेलिया। कीवी कहां पर? न्यूजीलैंड। अरे बेटा यहां मेटासिक्विया, ये चाइना वैली में है। अच्छा जल्दी बताइए, दोबारा से बताइए, मेटासिक्विया कौन से ग्रुप का प्लांट है? कौन से ग्रुप में कंसीडर हो रहा है मेटासिक्विया? बिल्कुल सही, जिम्नोस्पर्म में आ रहा है। ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप का प्लांट है मेटासिक्विया। कि पॉलर बेयर नॉर्थ पोल में और पेंगुइन साउथ पोल में एंडेमिक है, तो ये तो है बेटा एंडेमिक स्पीसीज। और अब सेकंड आ रहा है कीस्टोन स्पीसीज। यहां टर्म में ही की आ रहा है, और जब टर्म में ही की आया तो ये स्पीसीज जहां कहीं भी होती है वहां अपना की मतलब कि मैन रोल प्ले करती है बेटा। की रोल प्ले कर रही है मतलब कि मैन रोल प्ले कर रही है। कैसे? आओ ध्यान से देखते हैं। ये स्पीसीज जहां कहीं भी होती है वहां इसका नंबर कम होगा। ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहेगी वहां इसका नंबर कम। मैंने अभी भी कहा था कि एंडेमिक का नंबर कम है, ये तो उन स्पीसीज के कंपैरिजन में कहा जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। अब कह रहा हूं कि इसका नंबर कम है अपने इकोसिस्टम में। बेटा अब इकोसिस्टम वाइज बात हो रही है, इसका नंबर कम है अपने इकोसिस्टम में, और जब नंबर कम है तो उस केस में इसका बायोमास भी कम होगा। बायोमास ये टर्म, ये शब्द हमने पहली बार यूज किया है अभी, बायोमास। तो यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि बायोमास कम है, तो आओ इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बायोमास कहते हैं एक तो इसको फ्रेश वेट की फॉर्म में ले सकते हैं, और एक इसको आप ड्राई वेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों की फॉर्म में देखा जा सकता है। फ्रेश वेट मीनिंग ऑर्गेनिज्म जैसा है उसी हालत में उसको वजन कर लेना फ्रेश वेट कहलाता है। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वाटर कंटेंट को हटा के देखा तो उसे ड्राई वेट कहा जाएगा। सिंपल कह दीजिए, फ्रेश वेट माइनस वाटर करना ड्राई वेट कहलाता है। जैसे अभी मैं जैसा हूं उसी हालत में आपने मुझे वजन किया है तो वो मेरा फ्रेश वेट आ रहा है, लेकिन अगर आप मुझे सुखा के तोले तो वो ड्राई वेट होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर सुखाते कैसे हैं? अगर ऐसे अभी आपको सुखा दिया तो आप हमारे बीच नहीं रहोगे, और अगर इकोसिस्टम वाइज हम ऐसे सुखाते फिरे तो भारी पड़ जाएगा, फिर तो हम भारी नुकसान कर देंगे, ऐसे तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, और हम हमारी स्टडी के लिए ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आखिर ये ड्राई वेट लिया कैसे जाता है? अरे ड्राई वेट लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम, जिसका नाम है बेटा बॉम कैलरीमीटर। ड्राई वेट लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा रहा है जिसको हम बॉम कैलरीमीटर के नाम से पुकारते हैं। ये जैसे मान लीजिए आज एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन का ड्राई वेट लेके देख लेते हैं। आज हमने लाइन को देखा और उसका भी जैसा है उसी तरह से वजन किया, पता लगा कि ये 200 kg का यहाँ पर है। ये 200 kg इसका फ्रेश वेट है जो अभी आप देख पा रहे हैं, वो जिस हालत में उसी में आपने उसको वजन किया है। और अब मुझे इसका ड्राई वेट लेना है तो एक काम करो बेटा, इसकी बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग कीजिए और उस टिश्यू को अलग से वजन कर लेना है। और उसको आपने जब अलग से वजन किया तो पता लगा कि वो यहाँ पर 100 ग्राम का आ रहा है। और अब आपको इस टिश्यू को बॉम कैलरीमीटर में रखना है, पूरे लाइन को नहीं। और आप जब यहाँ से रखेंगे तो एक बात सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, बॉम कैलरीमीटर का काम है कि वो यहाँ से वाटर कंटेंट को अलग कर देगा। सीधी बात है, एक बात ध्यान रखिएगा कि ड्राई वेट लेते हैं तो सुखाते हैं, जलाते नहीं है, सुखाने बचा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 100 में से 10 मतलब कि 10% आ रहा है। अरे सीधी बात है, जो 200 किलो का लाइन घूम रहा है वो अब सूख कर 20 किलो रह जाएगा। वही 10% हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये 20 kg इसका ड्राई वेट आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अभी इसकी बॉडी में हड्डियां बचती है। अभी इसके पास टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट बदल सकते हैं। अरे बच्चे आज तो मैंने एक हिंट दिया है, और वो हिंट भी इसलिए दिया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि जब आप ड्राई वेट लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है, ऑर्गेनिज्म जिंदा
है ड्राई वेट लेने का एक तरीका, एक प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। अरे जिस दिन सच में ड्राई वेट लेंगे उस दिन हम हिसाब हर बात का करेंगे, टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट का भी होगा, उसके जो भी बॉन्ड से जो हड्डियां हैं उसका भी हिसाब होगा। अगर ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके एक प्रॉपर ड्राई वेट पे पहुंचेंगे। लेकिन आज तो मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी था कि ड्राई वेट लिया तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म मर नहीं गया, ऑर्गेनिज्म जिंदा है। उसके लिए हम यहाँ पर किस तरह से ड्राई वेट ले रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ बॉम्ब कैलरीमीटर की हेल्प से आपने ऐसा किया है। और मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं बेटा, ड्राई वेट लेते हैं तो हम सुखाते हैं, जलाते नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ वापस इधर आ जाइए। और इसके लिए अभी अभी आप कह रहे थे कि नंबर कम है, बायोमास कम है। जब बायोमास बात आई तो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि वेट ऑफ लिविंग है और ये दो तरह से है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। और ड्राई वेट कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, फ्रेश वेट और ड्राई वेट में कौन ज्यादा अच्छा है? फ्रेश वेट और ड्राई वेट में कौन ज्यादा अच्छा होगा? बिल्कुल सही बात है, ड्राई वेट ज्यादा अच्छा होगा यहां पर, क्योंकि फ्रेश वेट तो वेरिएबल है, ये तो लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, ये वेरिएबल है। और यहां पर आप याद रखें, एक मॉर्निंग में आप एक प्लांट को वजन कीजिए, आफ्टरनून में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, तीनों टाइम अलग अलग आएगा। अगर मॉर्निंग में वजन करेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम है, आफ्टरनून में ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, इवनिंग में फिर कम है, तीनों टाइम बदल जाएगा। अगर ऐसा है तो उस केस में यहां पर आप समझ जाइए कि ये वेरिएबल मोर एक्यूरेट यहां पर आ रहा है। बहुत बढ़िया, मोर एक्यूरेट ये माना जाएगा। और अगर ऐसा है तो फ्रेश वेट ड्राई वेट में से ज्यादातर ड्राई वेट यूज किया जाएगा। और इसके लिए हम चलते हैं एक इकोसिस्टम में और वहां भी आपको ड्राई वेट लेना सिखाते हैं बेटा, किस तरह से बायोमास लिया जा रहा है। मान लीजिए ये रहा एक इकोसिस्टम। सबसे पहली बात जब भी इकोसिस्टम में कोई भी स्टडी की जाती है तो उसके लिए एक बात याद रखेंगे कि आपकी स्टडी एक प्रॉपर एरिया में होनी चाहिए और आपकी स्टडी एक प्रॉपर टाइम में होनी चाहिए। यूनिट एरिया यूनिट टाइम होना ही चाहिए इकोलॉजी में, ये बात ध्यान ही रखना। और एरिया भी ढंग से लेना, ऐसा नहीं 1 मीटर स्क्वायर लेके बैठ जाओ जिसमें कि लाइन ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अरे एरिया एटलीस्ट इतना लीजिए जहां पर एक ढंग की एक अच्छे से फूड चेन तो चल पा रही हो। तो आज हम एक बड़े से इकोसिस्टम ग्रासलैंड में आए हैं तो हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लिया है। मान लीजिए आज हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लिया है और 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर 200 डियर यहाँ पर है, उनको खाने के लिए 50 वोल्फ भी बेटा यहाँ पर है और उनको खाने के लिए ये रहा 1 लाइन। तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे चैट बॉक्स में डियर वोल्फ और लाइन में सबसे ज्यादा बायोमास किसका है, तुरंत बताओ। यहां डियर वोल्फ और लाइन में सबसे ज्यादा बायोमास, बिल्कुल ठीक बात, डियर का है, क्योंकि आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं एरिया पे हो रही है। और अगर ऐसा है तो 200 डियर के कंपैरिजन में 50 वोल्फ और 50 वोल्फ के कंपैरिजन में 1 लाइन होगा। और अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा डियर, फिर उसके बाद में वोल्फ और फिर सबसे कम लाइन का होगा। अगर आपके मन में एक इंडिविजुअल, एक डियर, एक वोल्फ, एक लाइन आएगा तो उस केस में तो लाइन सबसे ज्यादा है। लेकिन कह दिया ना बेटा मैंने आपको, स्टडी इंडिविजुअल पे कभी नहीं होती, स्टडी हमेशा एरिया पे होती है। तो 200 के कंपैरिजन में 50 और 50 के कंपैरिजन में 1 होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से बायोमास की सीक्वेंस बन रही है। चलिए जल्दी से तुरंत हम आ जाते हैं। हमने कहा कि नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये अपने इकोसिस्टम में, ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है, ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है स्ट्रक्चर को। और ये स्पीसीज अपने स्ट्रक्चर मतलब इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं और इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के बनाने वाले कंपोनेंट दो ही है, बायोटिक और एबायोटिक। इसका मतलब ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम की दूसरी स्पीसीज को बचा के रखती है और जब दूसरी स्पीसीज बची रहती है तो बायोटिक कंपोनेंट बचा रहता है और बायोटिक कंपोनेंट बचा रहेगा तो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी। और जब स्ट्रक्चर बनी रहती है तो फंक्शन अच्छे से होते हैं तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। कैसे, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं और उससे तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और इसके लिए बेटा तुरंत हम चलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, सबसे पहले बताओ डेसिडुअस का क्या मीनिंग है। डेसिडुअस का मीनिंग ऐसे फॉरेस्ट जो पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी लीफ को एक साथ गिरा देते हैं। बेटा दो तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट आप ज्यादातर पढ़ते हैं, एक तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस और एक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस, लीफ अलग अलग सीजन में फॉल डाउन कर रहे हैं। ये यहां पर अगर आज हम आपको बात करते हैं तो आपसे कहेंगे कि ये रहा यहां पर समर, ये रहा यहां पर ऑटम, ये आ गया विंटर, ये रहा बेटा यहां पर स्प्रिंग, ये यहां पर समर। तो बेटा ध्यान रखना, अगर लीफ स्प्रिंग सीजन में गिरती है, ये याद रखना है, आगे दोबारा पूछूंगा मैं आपसे, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस होगा। और अगर लीफ ऑटम सीजन में गिरती है तो ये टेम्परेट डेसिडुअस होगा। ये याद रखना है बच्चों को, अगर ये स्प्रिंग में है तो ट्रॉपिकल और अगर ऑटम सीजन में है तो टेम्परेट डेसिडुअस होगा। यहां पर लीफ गिरने से पहले रंग बदलती है बिकॉज़ क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। अगर आने वाला कलर येलो ही होता है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और अगर आने वाला कलर रेड ऑरेंज हो जाता है तो वो टेम्परेट डेसिडुअस हो रहा है। रेड ऑरेंज कलर का होना एक गजब की स्पेशलिटी है इस एरिया की, गजब की स्पेशलिटी है। दिस इज कॉल्ड ऑटम कलरेशन। ऑटम कलरेशन, अगर कभी ऑटम सीजन में बाई प्लेन, बाई हेलीकॉप्टर आप इस एरिया के ऊपर से निकलते हैं और नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो रहा हो, क्योंकि सारी लीफ का कलर यहां पर रेड ऑरेंज हो जाता है तो फॉरेस्ट फायर की अपीयरेंस आती है। फिलहाल तो हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस एरिया में है बेटा, और इनका जो लीफ गिराना है वो इनका अडैप्टेशन है, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा कोल्ड से बचने का। बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, समर टाइम आने वाला है, लीफ गिरा दो, ट्रांसपिरेशन कम होगा। अरे बहुत ज्यादा कोल्ड होने वाला है, विंटर आने वाली है, लीफ गिरा दो, अरे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा। ये अडैप्टेशन इनका अपने एरिया का। फिलहाल हम कौन से फॉरेस्ट में बचे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मैंने आपसे अभी कहा कि समर टाइम चल रहा है, तो आप बच्चे समझ गए कि समर टाइम चल रहा है, इसका मतलब कि मैक्सिमम प्लांट की लीफ फॉल हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने स्प्रिंग में लीफ फॉल करना शुरू कर दिया था, मैक्सिमम प्लांट की लीफ फॉल डाउन हो चुका है। और अगर ऐसा है तो उस टाइम पर उस एरिया में मिलने वाले फिग ट्री जिन्हें आप अंजीर के नाम से पुकारते हैं, अरे ये हरे भरे हैं, इनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, उसका का साथ दे रहा है जब सबने लीफ को गिरा दिया। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस टाइम पर इसने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है, भले ही इसका नंबर कम है, इसका बायोमास कम है, लेकिन हर्बियोर को फूड देकर हर्बियोर की जान बचाइए। हर्बियोर बचेगा तो कार्निवोर बचेगा, हर्बियोर बचा कार्निवोर बचा, अरे बायोटिक बचा तो स्ट्रक्चर बची, और स्ट्रक्चर बनी रहेगी तो उस केस में यहां पर इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा। अरे सीधा कह दीजिए कि स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है जिसको आप अपने इकोसिस्टम से हटा देंगे, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अगर फिग को हटा दिया तो हर्बियोर मर जाएंगे, और हर्बियोर मरेंगे तो साथ के साथ कार्निवोर भी मरेंगे, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसी स्पीसीज को आप स्टोन स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं जिसका नंबर कम, बायोमास कम और इन्फ्लुएंस ज्यादा है। यहां मैं एक बात साथ में आपसे कह देता हूं, नंबर ज्यादा होके तो कोई भी इन्फ्लुएंस दिखा देता है,
नंबर कम होकर जो इन्फ्लुएंस दिखाता है उसको कीस्टोन कहते हैं बेटा। हर कोई कीस्टोन स्पीसीज नहीं बनता, उसके लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर कम, बायोमास कम, इन्फ्लुएंस ज्यादा, उसको आप कीस्टोन स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। तो एक एग्जांपल फिग ट्री ट्रॉपिकल एरिया में आज कीस्टोन का हो गया। एग्जांपल और भी आएंगे, इसके लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। आगे एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी समझेंगे बेटा।